हेलो दोस्तों, तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि लाइसेंसेस की क्या क्या जरूरत पड़ती है। बेसिक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन क्या जरूरी होते हैं अगर हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करते हैं। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर रहे हैं तो किन किन लाइसेंस किन किन रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ये सारा वीडियो उसके बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया तो बेल बटन नहीं दबाया तो बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि हाँ जी किस तरीके से बेसिक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है फूड प्रोसेसिंग यूनिट में। दोस्तों, वीडियो लाइक भी कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, और कमेंट छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट भी छोड़ दीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे जिस तरीके से हर देश में प्रगति होती गई है या एक तरीके से बिजनेस बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है, लोग नई नई चीजें पसंद कर रहे हैं, और उसमें से सबसे बड़ी चीज है प्रोसेस फूड। अब प्रोसेस फूड के लिए ऑब्वियस ही बात है, लोग इतना सब कुछ डिमांड कर रहे हैं तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ती जा रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि उसके ऊपर क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं, किस किस तरीके के रिक्वायरमेंट्स उसको शुरू करने में चाहिए होते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और छोड़ा था जिसमें हमने बताया था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ ऊपर बिल्कुल अगर मैं बोलूँ तो राइट पे जाके ऊपर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वीडियो उसी का ही पार्ट है। बट इसमें क्या है, इसमें हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस की बात करेंगे। उसमें मैंने डिटेल बात करी है और वो मैंने दे दिया था अभी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो चाहिए होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या क्या होती है। तो सिंपल सी चीज है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, या तो आप 1% कंपनी मतलब सिंगल पर्सन कंपनी शुरू करोगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करोगे, एलएलपी शुरू करोगे, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। बट अब गवर्नमेंट ने एक नई चीज लेके दी है, वो है ओपीसी में कोई रिटर्न, मतलब कोई एक तरीके से अगर मैं बोलूँ कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके की कि हाँ जी टर्नओवर इतना होना चाहिए। पहले होता था कि हाँ जी इतना टर्नओवर हुआ तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कराना है या एलएलपी कराना है। अब तो ओपीसी में ही आपका काम हो सकता है, रिक्वायरमेंट लिमिट कोई नहीं है। तो आप ओपीसी भी शुरू कर सकते हो, 1% कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर सकते हो अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर हैं। तो आप एलएलपी भी शुरू कर सकते हो अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं और आप कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस से बचना चाहते हो तो आप एलएलपी भी शुरू कर सकते हो। तीनों की अलग अलग खूबियां, अलग अलग कमियां हैं। तो कोशिश करें, मैं तो ये बोलूंगा ओपीसी या प्राइवेट लिमिटेड से शुरू करें। अगर अच्छा बजट है और कम बजट है तो एलएलपी से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको लेके ज़रूर रखें। रीज़न फॉर बीइंग, अगर इसको आप लेके नहीं रखेंगे तो आपका जो माल इधर उधर आता जाता है वो एक तरीके से लीगली वैलिड नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो सिंपल वर्ड में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इर्रेस्पेक्टिव आपका क्या टर्नओवर हो रहा है, क्या सेल्स हो रही है, आपको लेना ही पड़ेगा। तभी आपका बिजनेस लीगलाइज्ड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ट्रेडमार्क वॉलंटरी है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, शुरुआत में नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके ब्रांड के ऊपर। अगर आपका ब्रांड ऐसा है कि उसको आप चाहते हैं कि कोई कॉपी ना कर ले या कोई चुरा ना ले तो आप ट्रेडमार्क पहले ले लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा है, किस तरीके से। क्योंकि कमर्शियल प्लेसेस में अगर आप बिजनेस शुरू करते हो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का तो शॉप एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत पड़ती है, लोग आके पूछते हैं। अदरवाइज आपको एमसीडी वाले आके परेशान करेंगे, जिसे हम कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। और अच्छी बात भी नहीं है क्योंकि हो सकता है वो फाइन भी लगा दें, क्योंकि आप कमर्शियल एरिया में बिजनेस कर रहे हो और आपके पास ये नहीं है। एफएसएसएआई लाइसेंस ले सकते हैं आप, क्योंकि एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना फूड का कोई भी बिजनेस करना बेकार है। और इसमें अच्छा वाला फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि सपोज स्टेट या सेंट्रल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से जरूर लें, क्योंकि उसमें टर्नओवर का रेशियो देखा जाता है तो उस तरीके से ली जाती है। और कुछ एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके की चीजें भी हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन जरूर लें। 9001 मेनली चलता है, वैसे फूड में 22001 चलता है, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। 9001 या 22001। एगमार्क जरूर लें, एगमार्क लेना जरूरी है, एगमार्क के बिना काम ना करें। एपीडा लाइसेंस जरूर लें, ये लाइसेंस रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फैक्ट्री लाइसेंस और बाकी सारी चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, बट मेनली तो वो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। अगर इनको बोलूँ मैं, इनमें से कुछ चीज़ें आप मिस कर सकते हैं बट कुछ चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते, तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। और ये चीज़ है कि हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो मैं यहाँ पे डिटेल छोड़ूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर मैं बोलूँ,
आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, आपका स्केल क्या है बिजनेस का, किस तरीके के स्केल में आप काम कर रहे हैं। एनी बेलो मेंशन्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन बी अडॉप्टेड, किसी भी तरीके का फॉर्म ऑफ बिजनेस आप अडॉप्ट कर सकते हो। देखिए कुछ भी कर सकते हो आप जैसे कि कोई भी तरीके का है, आप प्राइवेट लिमिटेड चूज कर सकते हो, आप ओपीसी चूज कर सकते हो, 1% कंपनी, आप एलएलपी चूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से मतलब आप चूज कर सकते हो इजीली, बिना किसी परेशानी के आप इजीली आसानी से कोई भी चीज चूज कर सकते हो। मैंने बताया भी था, आपके ऊपर है कि आप एंटिटी कौन सी चूज करो, एलएलपी चूज करो, 1% कंपनी चूज करो, प्राइवेट लिमिटेड करो, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके का काम कर रहे हो, किस तरीके से चीजें कर रहे हो। अब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है रिलेटेड पर्पसेस में। और ये क्या है, टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी आता है। आईजीएसटी अप्लाई करता है, हाँ जी, सप्लाई और परचेज क्या हो रही है गुड्स की। तो दोस्तों देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और जीएसटी में आईजीएसटी अप्लाई होता है सप्लाई और परचेज ऑफ गुड्स पे। जब भी आप सप्लाई करते हो या परचेज कर सकते हो या करते हो किसी गुड्स या सर्विसेज का आउटसाइड स्टेट, मतलब सेम स्टेट से नहीं, दूसरी स्टेट से अपनी स्टेट में या तो सप्लाई कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो आप पे आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अप्लाई करता है जब सप्लाई और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है विद इन स्टेट, तो ये भी देखता है, पड़ता है, और इसे भी एक तरीके से सरकार काउंट करती है। इट इज मैंडेटरी फॉर बिजनेस जिसका टर्नओवर मोर देन 40 लाख है, 10 लाख नॉर्थ ईस्टर्न के लिए और हिली स्टेट के लिए उसको चाहिए ही चाहिए। 40 लाख से ऊपर का अगर आपका व्यवसाय है, और ऑब्वियस ही बात है आपका जो फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय होगा वो 40 लाख से ऊपर ही होगा, तो आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर अदर्स वॉलंटरी है, अगर 40 लाख से नीचे का है तो वॉलंटरी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी की। अब बात करते हैं, हाँ जी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की क्या बात है। मैंने आपको बताया वॉलंटरी है, बट अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, बहुत सही दिखता है, तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स के थ्रू ये होता है, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के तहत आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत किया जाता है। ये प्रोटेक्ट कर देता है आपके ब्रांड और लोगों को, ताकि आपके बिजनेस के लोगो और ब्रांड को कोई और कॉपी ना कर ले, चुरा ना ले। इंक्रीज करता है एक तरीके की रेपुटेशन और गुडविल बिजनेस में, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेडमार्क होगा उस तरीके के नाम बनने शुरू हो जाएंगे आपके। आप रजिस्टर कर सकते हो वर्ड को, कोई भी बिजनेस का वर्ड है, लोगो है, कोई स्लोगन हो गया, मतलब कोई लाइन हो गई, सेंटेंस हो गया, छोटा सा डिवाइस हो गया, आप ट्रेडमार्क में। अब ये वैलिड होता है 10 ईयर्स रजिस्ट्रेशन से, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 10 ईयर तक रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। प्रोवाइड करता है डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी के, हाँ जी, आपका जो ब्रांड है वो बाकी ब्रांडों से अलग है, बाकी बिजनेसेस से अलग है, इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद शुरू करते हैं शॉप एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप कमर्शियल एरिया में अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बोलता है कि आप या तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे हो, या एलएलपी हो, या पार्टनरशिप हो, या ओपीसी हो, कैसे भी हो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये प्रोवाइड करता है एक तरीके से शॉप और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस को कॉरपोरेशन के द्वारा। स्टेट मैटर है ये, एक तरीके से हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, इसको लेके एस्टेब्लिश हो सकता है आपका बिजनेस इसमें, और डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं रजिस्ट्रेशन के तौर पे स्टेट टू स्टेट। रेगुलेशंस गवर्न करते हैं वर्किंग आवर्स में वेजेस को, क्या हाँ आप कितनी वेजेस पे कर रहे हो, हेल्थ एंड सेफ्टी एम्प्लॉयज के आप ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, इसलिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। मोस्टली मैंडेटरी होता है, क्योंकि आप कमर्शियल एरिया में काम कर रहे हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अब आती है बात फूड लाइसेंस पे। देखिए मैंडेटरी है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, तो अगर आपने मैंडेटरी किया है इसको, तो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जांचने के लिए, या तो इसको मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके लिए चाहिए, या सोल्ड करते हो मतलब सेल करते हो तो, एक तरीके से मेंटेनिंग फूड स्टैंडर्ड्स हैं ये। और अनदर रीजन क्या होता है, ये मैंडेटरी है। दो तरीके के, वैसे तो कई तरीके के होते हैं, बट आपको स्टेट या सेंट्रल में से एक चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर एंड द रेशियो, और कई जगह एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व भी होता है, तो उस तरीके से देख के आपको रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी, और जो भी बंदा रिकमेंड करे इसे बहुत सोच समझ के करे। रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप ऑफ लाइसेंस डिपेंड करता है कि हाँ जी फूड बिजनेस, टर्नओवर ऑफ फूड बिजनेस एंटरप्राइज किस तरीके का है, और क्या वो ग्रांटेड है FSSAI का, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत क्या ये ग्रांट किया गया है। तो ये चीज जरूर देख लें। और जब भी आप इसको अप्लाई करते हो, आपको पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, फीस जमा करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हाँ जी, और इसे लेने के बाद लोग ये भूल जाते हैं कि हाँ जी हमको इसके कंप्लायंसेस करने पड़ने हैं।
इसके कंप्लायंसेस भी होते हैं और मैं इसका वीडियो यहाँ डाल दूंगा यहाँ राइट पे, ताकि आप उसके कंप्लायंसेस के बारे में भी देख लें। अब बात करते हैं हाँ जी फूड प्रोसेसिंग करते वक्त हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे अगर मैं दिखाऊं इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि हाँ जी किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो मैंने अपने पुराने वीडियो में वो सारी चीज़ें डाली हैं। वो पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें पूरी तरीके से एम्बेड की है। मार्केटिंग कैसे करनी है, कहाँ से सेल जनरेट करेंगे, कहाँ सप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं, मैंने सारी चेकलिस्ट बना के उसमें डाली हुई है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको ध्यान से देखें। अब आईएसओ रजिस्ट्रेशन क्या है? देखिए आईएसओ होता है एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्क होता है, जिसे हम 9001 या 22001 के तहत जानते हैं फूड इंडस्ट्री में। ये एक तरीके का क्वालिटी मार्क होता है कि जिसने ये ले लिया उसके ब्रांड को इस तरीके से देखा जाता है कि उसका ब्रांड क्वालिटी में नंबर 1 है। डिफरेंट टाइप ऑफ आईएसओ होते हैं, 9001, 22001, अलग अलग तरीके के अप्लाई करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे, इररिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है कि हाँ जी कितना बड़ा साइज है कितना नहीं है, बट उसको आईएसओ चाहिए। मैंडेटरी नहीं है बट टोटली वॉलंटरी है। एक तरीके से जिन लोगों के पास होता है उनकी सेल्स अच्छी होती है, क्योंकि वो अपनी पैकेजिंग पे लगा के दिखाते हैं, और जिन लोगों के पास नहीं होता वो अपनी पैकेजिंग पे लगा के नहीं दिखा सकते और उसका उन्हें नुकसान भी भरना पड़ता है। तो क्वालिटी फूड प्रोडक्ट की ध्यान में रखने के लिए इसको डाला जाता है, इसको लिया जाता है, कई तरीके से लोग इसको लेते हैं। इंश्योर करता है क्रेडिबिलिटी कि हाँ जी कस्टमर्स के सामने जो प्रोडक्ट जाएगा, आपका जो पैकेज फूड जाएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट से निकल के, वो आईएसओ 9001 सर्टिफाइड है या 22001 सर्टिफाइड है। तो ये चीज़ ज़रूर देखने वाली है। आप ऐसी चीज़ें ज़रूर लें जिससे आपके प्रोडक्ट की सेल्स बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स बढ़ाना ही तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आपकी सेल्स बढ़ गई तो फिर तो आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे बढ़ेंगे ना, आपकी वर्थ और आपकी बिजनेस वैल्यू को ये चार चौबंद कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। आईएसओ ज़रूर लें, आईएसओ रजिस्ट्रेशन शुरुआत से ही लेके रखें। बात करते हैं एगमार्क सर्टिफिकेशन पे। देखिए एगमार्क सर्टिफिकेशन जो है ना, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन देता है। एप्लीकेबल है ये और मैंडेटरी है स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पे। ये ऑल्सो अप्लाई करता है फूड एंड बेवरेजेस पे, आइदर या तो पूरी तरीके से जो प्रोड्यूस होते हैं वो, या आधी तरीके से जो प्रोड्यूस होते हैं और आधी तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं उस पे। देखिए 213 तरीके के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जिनको इसकी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। सर्टिफिकेशन इंश्योर करता है कि हाँ जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आया है वो क्वालिटी का है। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में हैं तो 213 आइटम में अगर कोई भी आपका आइटम आता है तो आपको एगमार्क सर्टिफिकेशन लेना बहुत मैंडेटरी है और इसको लेके जरूर रखें। क्योंकि अगर आपने एगमार्क सर्टिफिकेशन फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए नहीं लिया, देन आपको हो सकता है पेनल्टी भी भरनी पड़े और हो सकता है कि आपके ऊपर अलग तरीके की चीज़ें भी लगें, पनिशमेंट भी हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अपीडा लाइसेंस पे। देखिए ग्रांटेड होता है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। सम शेड्यूल, कुछ शेड्यूल्स हैं इसके जो प्रोडक्ट मेंशन होता है। अपीडा एक्ट में ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। मेनली ग्रांटेड होता है एक्सपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उनको अपीडा लेना जरूरी होता है, उनके लिए बहुत जरूरी चीज है। अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के अलावा एक तरीके की गाइडेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जिसने इसे ले रखा है, और लाइसेंस होल्डर को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अपीडा लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है अगर आप ले लेते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू, इसका पूरा नाम है जिसको हम अपीडा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ लेने के लिए आपका फायदा ये है कि आपके एक्सपोर्ट में आपको मदद मिलेगी रजिस्ट्रेशन, गाइडेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस में। तो इसको लेके रखें, आपके लिए बेनिफिट है और एक तरीके से कुछ शेड्यूल्स के थ्रू आपको मदद भी मिलती है और मैंडेटरी है ये, अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में देने वाली चीज़ है दोस्तों। और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल बटन जरूर दबा दें, बेल बटन जरूर दबाएं। अच्छा दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी रजिस्ट्रेशन, कैसे लें, कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस किस तरीके से आते हैं, कितना टाइम लगता है, किस तरीके से हो सकता है, क्या किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट सेट हो सकते हैं, हाँ जी क्या हिसाब किताब है, तो आप मुझे मेल कर दें अपने मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी लोकेशन के साथ। मैं आपकी मदद करूंगा। देखिए व्हाट्सएप में कम यूज़ करता हूँ, बट आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मेल पे ही जवाब दे पाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना था, ना है, ना माना जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है कि हाँ जी अगर हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लेते हैं या लगाते हैं इंडिया में तो हमें किन किन तरीके के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है और जिसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, और गुड गवर्नेंस के तौर पे हमें वो चीज़ें लेनी भी चाहिए
और करवानी भी चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, पेनल्टीज हो सकती है, पनिशमेंट्स हो सकती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड थैंक यू सो मच एंड रिमेन कनेक्टेड। शुक्रिया। अपने बिजनेस को शुरू करिए अच्छी तरीके से, अपने कंप्लायंसेस पूरे करिए। थैंक यू सो मच।